लास्ट क्लासेज में हमने फुल वेव रेक्टिफायर के पश्चात जिन फिल्टर्स का अध्ययन किया है उनमें शंट कैपेसिटर फिल्टर, सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर और एल सेक्शन फिल्टर का हमने अध्ययन किया था। उसके पश्चात अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फिल्टर रहा है वो है पाई सेक्शन फिल्टर। पाई सेक्शन फिल्टर इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इस फिल्टर की जो शेप है वो पाई शेप है इस प्रकार से, और इस सर्किट में जो पाई शेप है वो ये है अपने पास, जिसकी वजह से इसको हम पाई सेक्शन फिल्टर कहते हैं। ये जो पाई सेक्शन फिल्टर है, ये पाई सेक्शन फिल्टर दो फिल्टर से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो फिल्टर है वो तो है अपना शंट कैपेसिटेंस फिल्टर, यहाँ तक का पार्ट, और दूसरा जो फिल्टर है वो है अपना ये एल सेक्शन फिल्टर, ये वाला पार्ट। तो यदि शंट कैपेसिटर फिल्टर और एल सेक्शन फिल्टर को मिला दिया जाए तो जो फिल्टर हमें मिलता है वो फिल्टर कहलाता है पाई सेक्शन फिल्टर। तो हम कह सकते हैं कि पाई सेक्शन फिल्टर जो है वो दो भागों से मिलकर के बना हुआ है। एक है शंट कैपेसिटर फिल्टर और दूसरा है एल सेक्शन फिल्टर। अब पहले इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करने से पहले हम इसकी एक बार वर्किंग देख लेते हैं कि किस प्रकार से वर्क करता है। हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर था वो फुल वेव रेक्टिफायर जो है अपना यहाँ तक का पार्ट, ये जो पहले वाला पार्ट, और इस फुल वेव रेक्टिफायर के पॉइंट P को देखें जहाँ हम आउटपुट ले रहे हैं। पॉइंट P ये है। इस पॉइंट P के ऊपर हमें आउटपुट मिलता है फुल वेव रेक्टिफायर में, जबकि इसके साथ में हम इस लोड रेजिस्टेंस RL को और जोड़ दें तो जो आउटपुट हमें मिलता है उसमें DC कंपोनेंट तो है ही, लेकिन साथ ही AC कंपोनेंट भी उसमें मिले हुए हैं, और उन AC कंपोनेंट को हम कहते हैं रिपल। और इन रिपल को दूर करने का जो सर्किट है उसको हम फिल्टर कहते हैं। तो यहाँ पर फिल्टर के रूप में हमने पाई सेक्शन फिल्टर को काम में लिया है। तो इस पॉइंट P के ऊपर पहले मैं सिर्फ AC कंपोनेंट की बात करता हूँ, DC कंपोनेंट की बाद में बात करेंगे हम। पॉइंट P पर जो हमें फुल वेव रेक्टिफायर से आउटपुट मिलता है उसके AC कंपोनेंट की बात करें तो AC कंपोनेंट के लिए कैपेसिटर C1 का क्या रोल रहेगा और इस कॉइल L का क्या रोल रहेगा, पहले इसको हम देख लेते हैं। AC कंपोनेंट के लिए कैपेसिटर जो है वो लगभग ज़ीरो इम्पीडेंस प्रोड्यूस करता है, और कॉइल या इंडक्टेंस L जो है वो AC कंपोनेंट के लिए हाई इम्पीडेंस प्रोड्यूस करता है। इसलिए पॉइंट P पर जो हमें AC कंपोनेंट मिले हैं उन AC कंपोनेंट को ये इंडक्टेंस L अपने में से गुजरने नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो हाई इम्पीडेंस प्रोड्यूस करता है। लेकिन कैपेसिटर C1 उन्हीं AC कंपोनेंट के लिए बहुत कम इम्पीडेंस प्रोड्यूस करता है। इसलिए पॉइंट P पर जो AC कंपोनेंट हमें मिलते हैं वो AC कंपोनेंट
इस इंडक्टेंस L में से न गुजर करके कैपेसिटर C1 से बाईपास हो जाते हैं, अर्थात आउटपुट के ऊपर पहुंचते ही नहीं है। लोड रेजिस्टेंस RL पर बहुत कम AC कंपोनेंट पहुंचते हैं, लगभग काफ़ी अधिक मात्रा में AC कंपोनेंट इस कैपेसिटर C1 से बाईपास हो जाते हैं। फिर भी यदि कुछ AC कंपोनेंट इस इंडक्टेंस L से निकल गए, क्योंकि निकलते तो हैं, हमने सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर पढ़ा था जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस ही लगा हुआ था, कॉइल ही लगी हुई है, तो भी उसमें कुछ ना कुछ रिपल फैक्टर की वैल्यू आती है। और रिपल फैक्टर की वैल्यू आने का अर्थ है कि इस कॉइल से या इंडक्टेंस से भी AC कंपोनेंट पास होते हैं। अब जो कुछ AC कंपोनेंट पास हो गए, वो AC कंपोनेंट हमें मिलेंगे इस L के सेकेंड पॉइंट इस पर। अब आगे देखें तो अब हम बात करते हैं कैपेसिटर C2 की और लोड रेजिस्टेंस RL की। तो यहाँ पर हम इस कैपेसिटेंस C2 की वैल्यू इतनी अधिक रखते हैं, किसकी तुलना में? इस लोड रेजिस्टेंस की तुलना में, कि यह कैपेसिटर C2 AC कंपोनेंट के लिए लो इम्पीडेंस प्रोड्यूस करे। किसकी तुलना में? लोड रेजिस्टेंस RL की तुलना में। इसलिए जो थोड़े बहुत रिपल या AC कंपोनेंट इस इंडक्टेंस से निकल करके इस पॉइंट पर आए हैं, वो वापस कैपेसिटर C2 से बाईपास हो जाएंगे, अर्थात वो लोड रेजिस्टेंस RL से नहीं गुजरेंगे। तो हमने AC कंपोनेंट को दो जगह फिल्टर कर लिया, एक तो कॉइल L के द्वारा, इसके पहले ही रोक लिए गए। सेकेंड, हमने कैपेसिटर C1 से बाईपास कर दिया। और फिर भी अगर कुछ AC कंपोनेंट इस इंडक्टेंस L से निकल गए हैं, तो उन AC कंपोनेंट को हम कैपेसिटर C2 से बाईपास कर दें। तो इस प्रकार से पाई सेक्शन फिल्टर के द्वारा हम लगभग सभी AC कंपोनेंट को दूर कर देते हैं आउटपुट से, लेकिन ज़ीरो नहीं होते, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ रिपल फैक्टर की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। ज़ीरो तो नहीं होगा, लेकिन लगभग अन्य फिल्टर की तुलना में इस फिल्टर का रिपल फैक्टर बहुत कम प्राप्त होगा। तो ये तो हुई इसकी वर्किंग, कि यह पाई सेक्शन फिल्टर किस प्रकार से रिपल को कम करता है, ऐसी कंपोनेंट को आउटपुट से दूर करता है। दूसरा, यहाँ पर जो कैपेसिटर C1 है, उसका एक दूसरा रोल भी है कि यह क्या करता है कि यहाँ हमने फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगा रखे हैं। एक डायोड D1 है और दूसरा डायोड D2 है। इन दोनों डायोड में से एक समय केवल एक डायोड ही चालन अवस्था में होता है, फॉरवर्ड बायस में रहता है, और दूसरा डायोड जो है वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहता है, रिवर्स बायस में रहता है। तो जब दोनों डायोड में से कोई एक डायोड चालन अवस्था में हो, तो उस समय यह कैपेसिटर C1 की चार्जिंग स्टार्ट होती है। और कहाँ तक चार्ज होता है? मैक्सिमम वोल्टेज EM तक। फिर उसके बाद में जब रेक्टिफायर या फिल्टर के आउटपुट वैल्यू जो है EM से कम होने लगे,
तो जितनी वैल्यू ई एम से कम होगी उतनी ही डिस्चार्जिंग इस कैपेसिटर C1 की प्रारंभ हो जाएगी। किसके थ्रू? इस लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू। कि आउटपुट में जितना वोल्टेज कम हुआ है उतना वोल्टेज ये कैपेसिटर C1 इसको दे देता है, ताकि आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट बना रहे। और यह डिस्चार्जिंग तब तक होती है जब तक कि दूसरे डायोड के द्वारा इस कैपेसिटर C1 की वापस चार्जिंग स्टार्ट न हो जाए। तो यहाँ पर कैपेसिटर C1 का एक दूसरा रोल भी है, और वो दूसरा रोल क्या है कि यह आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखता है। किसके द्वारा? डिस्चार्जिंग के द्वारा। जब भी आउटपुट में वोल्टेज कम रहेगी तो यह कैपेसिटर C1 लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू डिस्चार्ज होकर के आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखने का प्रयास करता है। अब हम लेते हैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन, और इस मैथमेटिकल डेरिवेशन में देखें तो जो हमने फुल वेव रेक्टिफायर लिया था उस फुल वेव रेक्टिफायर पर के साथ में हमने एक कैपेसिटर C1 भी लगा रखा है, जिसको हम शंट कैपेसिटेंस फिल्टर कहते हैं। और उस शंट कैपेसिटेंस फिल्टर के सिरों पर सिरे कौन से? एक सिरा तो ये वाला और दूसरा सिरा ये वाला। इस पर जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है वो आउटपुट वोल्टेज है ये वाली, V0 इज इक्वल टू ER/पाई sin 2 ओमेगा टी। यहाँ R जो है वो सब स्क्रिप्ट है ऐसे, माइनस ER/2 पाई sin 4 ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन का जो सेकंड टर्म है, फोर्थ हार्मोनिक जिसको हम कहते हैं, उसका एम्पलीट्यूड फर्स्ट टर्म की तुलना में बहुत कम है, इसलिए हम इस टर्म को अप्रभावी कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं कि आउटपुट वोल्टेज पर इस टर्म का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो फिर जो प्रभावी टर्म रह जाती है वो रह जाती ये वाली, V0 इज इक्वल टू ER/पाई sin 2 ओमेगा टी। ये इक्वेशन जो यहाँ लिखी हमने ये जो, अब ये जो वोल्टेज है V0, इसकी वैल्यू अपने पास रही है V0 इज इक्वल टू ER/पाई sin 2 ओमेगा टी। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि हमें AC कंपोनेंट के रूप में कितनी करंट मिली है। अब ये जो वोल्टेज हमने लिखी है ये वाली, V0 इज इक्वल टू ER/पाई sin 2 ओमेगा टी, ये वोल्टेज किस पर अप्लाई हो रही है? वापस सर्किट को देखें तो ये वोल्टेज अप्लाई हो रही है इस L और C2 सर्किट पर, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज है अपने पास। तो इस वोल्टेज के कारण इस कैपेसिटर C2 से कितनी AC करंट फ्लो हुई, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस RL से तो होगी नहीं, क्योंकि उधर तो इम्पीडेंस ज़्यादा है। जो भी AC करंट है वो कैपेसिटर C2 से फ्लो होगी। तो हमें वैल्यू निकालनी है कि इस कैपेसिटर C2 से कितनी करंट फ्लो हुई। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि L और C2 कॉम्बिनेशन जो सर्किट है उसमें से कितनी करंट फ्लो हुई है, और वो करंट है अपने पास, ये वाला पार्ट आपको नहीं देखना है, इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और वो करंट है IAC इज इक्वल टू V0/XL माइनस XC। XL की जगह 2 ओमेगा L, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेकंड हार्मोनिक की है, ओमेगा की जगह 2 ओमेगा आएगा,
और अक्स सी की जगह 1/2 ओमेगा C2 आएगा, क्योंकि अक्स सी जो है वो कैपेसिटर C2 की इम्पीडेंस है। आगे इसको सोल्व करें तो इसी इक्वेशन में देखें तो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है वो sin 2 ओमेगा टी है। इस sin 2 ओमेगा टी की वैल्यू एक संपूर्ण आवर्तकाल के लिए निकालें तो वो आती है 1/√2, जिसको हम प्रभावी मान कह रहे हैं, और उसकी वैल्यू रखें तो अपने पास वैल्यू आती है आई प्राइम ए सी इज इक्वल टू ये जो सॉल्यूशन अपने लिखा है। अब हमें तो वैल्यू निकालनी थी रिपल फैक्टर की, और रिपल फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे अपन आउटपुट एसी कंपोनेंट फॉर वोल्टेज अपॉन डीसी कंपोनेंट फॉर वोल्टेज। तो आउटपुट एसी वोल्टेज कितनी है वो हमें प्राप्त होगी संधारित्र C2 के सिरों पर, और संधारित्र C2 के सिरों पर जो आउटपुट वोल्टेज है फॉर एसी के लिए उसका फॉर्मूला है EAC इज इक्वल टू आई प्राइम ए सी इंटू एक्स सी। आई प्राइम ए सी की जगह आई प्राइम ए सी का मान रखिए, एक्स सी की जगह कैपेसिटर C2 की इम्पीडेंस रखिए, और ये सारी वैल्यू रखने के पश्चात हम पहुंचते हैं यहाँ पर कि एसी वोल्टेज जो है वो है ER/π√2 4 ओमेगा स्क्वायर L इंटू C2। अब हमें वैल्यू चाहिए डीसी कंपोनेंट की, और डीसी कंपोनेंट की अगर वैल्यू निकालें तो हम वो वैल्यू निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से कि कैपेसिटर C1 के सिरों के बीच में के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टता की जो वैल्यू रहती है वो ये है AR इज इक्वल टू EMT/2RL/C1। यहाँ से EM की वैल्यू कैलकुलेट किए तो ये आएगा, T की जगह 2π/ओमेगा की जगह 2 ओमेगा रखेंगे क्योंकि सेकंड हार्मोनिक है, और ये जो EM है मैक्सिमम वोल्टेज ये DC कंपोनेंट होता है, तो यहाँ EM की जगह हम रखेंगे EDC, ये वैल्यू हमें मिलती है। तो हमें दोनों वैल्यू मिल गई, AC वोल्टेज भी मिल गया और DC वोल्टेज भी मिल गया। तो रिपल फैक्टर का जो सामान्य फॉर्मूला है रिपल फैक्टर इज इक्वल टू EAC/EDC, उसमें जब ये दोनों वैल्यू फिट करते हैं तो अपने पास लास्ट में रिपल फैक्टर की जो वैल्यू आती है वो ये आती है R इज इक्वल टू 0.177/ओमेगा³ RL C1 C2 इंटू L। यहाँ से अगर देखें तो पाई सेक्शन फिल्टर में हम किस प्रकार से रिपल फैक्टर को कम कर सकते हैं, तो वो है कि एक तो लोड रेजिस्टेंस RL को बढ़ा करके, एक कैपेसिटेंस C1 की वैल्यू को बढ़ा करके, एक कैपेसिटेंस C2 की वैल्यू को बढ़ा करके, और एक इंडक्टेंस L को बढ़ा करके आप रिपल फैक्टर को कम कर सकते हो इन पाई सेक्शन फिल्टर। क्यों? क्योंकि ये चारों जो राशियां हैं C1 C2 L और लोड रेजिस्टेंस RL, ये सभी रिपल फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इस प्रकार से हम पाई सेक्शन फिल्टर के द्वारा रिपल फैक्टर को कम करते हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।